चलिए, चैप्टर हमारा चल रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम सीख रहे हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या कहता है सर कि हम किस तरीके से एनुअल वैल्यू निकालेंगे किसी प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो हमें रेंट पेमेंट करना होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी जो हमें टैक्स देना होता है वो रेंट पे नहीं देना होता, वो देना होता है एनुअल वैल्यू पे। तो सर जो एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो एमसीडी वाले जो वैल्यू तय करते हैं कि रेंट अपने अकॉर्डिंग जो भी वो उनका जो भी पैरामीटर हो उसके अकॉर्डिंग जो तय करते हैं उसे म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसके बाद होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट मतलब आस पड़ोस के रेंट को हिसाब लगा के जो भी रेंट आप तय करोगे उसे फेयर रेंट बोला जाएगा। फिर होगा आपका स्टैंडर्ड रेंट, जो कोर्ट डिसाइड करता है रेंट को उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। इसके अंदर बड़ा ही फेमस है कि सीला कौशिक का एक केस स्टडी है जो कि हमें आगे पढ़ना होगा। हमारे एग्जाम के अंदर केस स्टडी भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सर हमें कंपैरिजन कैसे करना है। सबसे पहले हम एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो हायर है उसे लेना है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है, जो लोअर होगा उसको लेना है। स्टैंडर्ड रेंट के बाद हमें ARRR एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल से कंपेयर करना है, जो हायर होगा उसे हम बोलेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलेंगे। अब उसमें से हमें आगे माइनस जो करना है वो हम आगे सीखने वाले हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्स, उसको हम बोलेंगे म्युनिसिपल टैक्स। तो यहां तक हर बच्चे, बहुत सारे बच्चे नए एनरोल हुएंगे आई नो, तो उन बच्चों को कहना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की क्लास में हाउस प्रॉपर्टी आपको 2-3 चीजों का अच्छा खासा ध्यान रखना है। एक तो बेसिक वाला करना है और एक फिर रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा करना है, फिर यहां पे बढ़ना है आपको। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज फिर आपको, जैसे आप अभी बीच में एंटर करोगे तो इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको परेशान करेगा। जैसे कि हम अपन करते क्या आते हैं, सर इंपॉर्टेंट पार्ट बता दो चैप्टर में, चल यहां से शुरू कर लो हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो जो बच्चे नए हैं फटाफट से आप कर लीजिएगा। जो बच्चे स्टार्टिंग से, उनको तो बिल्कुल डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं है कि डाउट होगा इस चैप्टर के अंदर कोई भी, अभी जितना पढ़ाया है। सर अब तक का रिपीट करवा दो, मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए। हम क्या कर रहे थे सर, चलो रिपीट करने की बात कर रहे हैं तो मैं एक बार बता भी दूं क्या क्या सेक्शन था और क्या क्या चीजें था। अगर देखा जाए तो रिपीट ही कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले सेक्शन कौन सा था, 22। सेक्शन 22 किस पे बात करता है, चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी क्या कहता है कि एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स लगाना है, और किसके इनकम पे टैक्स लगेगा, ऑनर के इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आपका रेंटल इनकम है तभी आपका टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी अपर्टेंट लैंड देयर टू, मतलब प्रॉपर्टी पे लगेगा, इससे जुड़ा हुआ कोई है। अब ऑनर क्या होता है, ऑनर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 20, किसमें किया गया है, 27 में। ऑनर तो वैसे ऑनर है, लेकिन कुछ केस के अंदर वो ऑनर ना होते हुए भी उसको ऑनर मान लिया जाएगा। अगर हस्बैंड अपनी प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ को ट्रांसफर करता है बिना एडुकेट कंसीडरेशन का, तो हस्बैंड का ही माना जाएगा। अगर वो अपने सन को ट्रांसफर करता है तब भी उसके फादर का माना जाएगा। अगर हम इंपेरिटिबल स्टेट की बात करें तो हम टेक केयर कर रहे हैं, हम उसके मालिक नहीं होंगे तब भी इनकम टैक्स वाले आपको मालिक बना के फिर टैक्स ले लेंगे। अगर आपने लीज पे लिया हुआ है 12 साल से ऊपर तब भी आपको ही मालिक मान के टैक्स ले लिया जाएगा आपसे। अगर आपने पावर ऑफ अटर्नी के केस में आपका पावर ऑफ अटर्नी ट्रांसफर किया तो जिसके नाम पे पावर ऑफ अटर्नी गया है उससे टैक्स ले लिया जाएगा। अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हो तो ऐसे सिचुएशन में भी आप मेंबर के केस में टैक्स दोगे, ना कि मालिक के केस में। ये था हमारा टैक्स सेक्शन 27। इसके बाद हमने पढ़ा 23 सेक्शन क्या कहता है कि भैया आ जाओ निकालना सिखाएंगे हम आपको, क्या, एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले आपको म्युनिसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू हमारा वो वैल्यू होता है जिसके अंदर म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो रेंट का कैलकुलेशन करता है वो म्युनिसिपल वैल्यू है। उसके बाद भाई साहब आप निकाल लो फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है, जो हम आस पड़ोस के सेम लोकेलिटी में सेम आपका स्ट्रक्चर के मकान का रेंट होगा उसी को आपका मान लेंगे, उसे फेयर रेंट बोलते हैं। इसके बाद होता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, जो कि कौन डिसाइड करता है, सुप्रीम
मतलब लॉ के अकॉर्डिंग, रेंट कंट्रोलिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, दैट इज कोर्ट डिसाइड करता है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है, जो हमें असलियत में रेंट मिला है भाई। इन सभी को कंपेयर करके हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और वो वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, आपको म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर कंपेयर करना होगा, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर कंपेयर करना होगा, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल में से हायर कंपेयर करना होगा, जो बनेगा जीएवी। इसमें से माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्स, तो हमारा बनता है नेट एनुअल वैल्यू। तो आज की कहानी स्टार्ट होगी म्युनिसिपल टैक्स से। तो सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है ये देखते हैं। तो हमने सेक्शन 22, 20 ये देख लिया, 24 तो आज ही देखेंगे पर थोड़ा सा पार्ट। तो अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स की बात करूं तो क्या होता है, आप सभी ने सुना होगा टैक्स, हाउस टैक्स सुना होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी कहीं ना कहीं है। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं म्युनिसिपल टैक्स, जिसको मैं आज के बाद शॉर्ट फॉर्म यूज करके एमटी कहूंगा, लेकिन आप एग्जाम में कभी भी एमटी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा होगा म्युनिसिपल। एमसीडी जिसको बोलते हैं ना, एमसीडी सिंपल से वर्ड में समझिए, ये है हमारा एमसीडी। भाई एमसीडी वाले ना, यानी सरकार, तो सरकार ने हर चीज का अपना अपना एरिया डिवाइड कर दिया है कि भैया अगर आप रोड पे गलत तरीके से ड्राइव करोगे तो ट्रैफिक पुलिस पकड़ेगी आपको। अगर आप कोई क्राइम करते हो तो आपका जो थाने की पुलिस होती है वो पकड़ेगी आपको। अगर रोड टूट फूट होता है तो उसके लिए जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी होगा। यानी हर किसी चीज के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया है और उस डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी दे दी गई है कि भैया आप इससे रिलेटेड ये काम करेंगे। उसी प्रकार से घर से रिलेटेड किसने अपना छज्जा निकाल लिया आगे, किसने बेसमेंट नहीं बनाया, किसने इलीगल प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई किया है, तो ये सब का देख रेख पता है किसकी जिम्मेदारी दे रखी है, एमसीडी। अभी तो केस भी सुना होगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ स्टूडेंट का साथ ऐसा हुआ, बेसमेंट में पानी भरने के बाद उनकी जान चली गई। तो अब देखा होगा एमसीडी वाले सारे के सारे जो बेसमेंट के अंदर ऑफिस है उनको सील करने में लगे हुए हैं। यानी ये सारी जिम्मेदारी घर की से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, दुकान से रिलेटेड, यानी जो स्ट्रक्चर खड़ा है उससे रिलेटेड किसकी जिम्मेदारी है, एमसीडी की। तो एमसीडी वाले जो इतनी सारे काम कर रहे हैं आपके लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, देखो एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर गंदगी ज्यादा है तो आप किसको आवाज लगाओगे, एमसीडी वाले को बोलोगे। ऐसा तो नहीं है कि गंदगी ज्यादा है, हाँ थोड़ी बहुत गंदगी तो खुद ही साफ करनी पड़ेगी, और ज्यादा गंदगी है तो आप सीधा बोलोगे भैया कंप्लेंट करो। कहाँ कंप्लेंट करोगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में थोड़ी ना करोगे, आप किसको कंप्लेंट करोगे, एमसीडी वाले को कंप्लेंट करोगे। अब वो आएंगे और ये पूरा एकदम अच्छे से साफ सफाई करके जाएंगे, उसके बाद आप उसे कितने पैसे दोगे बताओ, दोगे क्या पैसे उसको, नहीं दोगे, बस साफ सफाई हो जाएगा। इसके बाद मान लेते हैं ये देखो, जैसे कि ये नाले वगैरह भर जाते हैं, बारिश हुई नाले भर गए, या कई बार होता है कि आपके घर के आसपास सीवर वगैरह होता है, गटर वगैरह होता है, ये भर जाता है। भरने के बाद आप उसमें नहीं घुसोगे, उसके अंदर कौन जाएगा, एमसीडी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति आएगा, उसके बाद इसकी साफ सफाई करेगा, मशीन से करे, घुस के करे, जैसे मर्जी करे, उसकी जिम्मेदारी है। अब मान लो साफ सफाई उसने कर दिया, तो बताओ आप उसे पैसे दोगे इसको साफ करने का, नहीं दोगे। कई जगह पे होता है, बोल देते हैं कि चाय पानी का दे दो, तो वो अलग बात है, लेकिन आप पैसे नहीं दोगे, ये नाले वगैरह जो भरेंगे वो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट करके जाएगा। तो यानी फ्री सेवा है आपके लिए घर के बाहर। ऐसे ही आपके घर के आसपास पार्क है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाते हो, तो उस पार्क में जाने के लिए जो आपके आसपास एरिया में, क्या उसके लिए आप पैसे का पेमेंट करते हो क्या। कुछ पार्क पेड है, मानता हूं, डीडीए वालों का पार्क पेड है, एमसीडी वालों का नहीं है। आप जब जाते हो तो क्या वहां पे पैसे देते हो, नहीं, आराम से गए, खेल के, पेड़ वेड़ उखाड़ उखाड़ के, घास वास पूरा, चिप्स विप्स का पैकेट खा पी के, गंदगी मचा के वापस आ गए, अगले दिन जाते हो फिर साफ मिलता है। तो ये भी किसका काम है, एमसीडी वालों का काम है। आपको डिस्पेंसरी की फैसिलिटी दी जाती है, दवाई वगैरह की। डिस्पेंसरी आपने देखा होगा, फ्री में कुछ चीजें होती है जो कि चेकअप करा सकते हैं, लाइक मोहल्ला क्लिनिक जैसे होता है, लेकिन वो नहीं होता, उससे बड़ा होता है डिस्पेंसरी, हर एरिया में होता है। तो उस डिस्पेंसरी में आपको फ्री में दवाई, छोटी मोटी चीजें हो जाती है, तो उसे, उसकी भी भरपाई, उससे वो भी आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी आपके घर के
आसपास आपके घर के सराउंडिंग में इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है और एकदम मुफ्त में, फ्री में, तो ये आपको लगता है फ्री में। अब म्युनिसिपल डिपार्टमेंट जो होता है, जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट यानी जो एमसीडी होता है, वो क्या कहता है कि भैया हर घर से जाके चंदा इकट्ठा करो, कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठा करो, और जो वो चंदा या अमाउंट बोल लो, और इसको चंदा थोड़ी बोलेंगे, ये अपना स्टैंडर्ड नाम रखते हैं कि भैया सबसे जाके म्युनिसिपल टैक्स इकट्ठा करो, एमडी इकट्ठा करो। और हर बार, जैसे इस बार नाली साफ हो गई ना, तो आपसे टैक्स के नाम पे पानी के बिल में, या अलग से भी हाउस टैक्स भी बोलते हैं हम कई बार, वैसे जहां फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वो हाउस टैक्स देते हैं वहां की, तो वो बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है। तो इतने सारे घर होते हैं, उनसे इकट्ठा करते हैं, उनके पास बहुत सारा अमाउंट बन जाता है। इन्हीं से जो ये सारे वर्कर वगैरह ये साफ सफाई कर रहे हैं, ये सब वर्कर को सैलरी यहीं से मिलता है। यानी आपको, आप ये पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। एग्री हो कि म्युनिसिपल टैक्स का पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। और जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगा उसका पैसा किसके पास जाएगा? टैक्स, सरकार के पास। तो सरकार कहती है कि आपने हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला है, इसके अंदर से म्युनिसिपल टैक्स अगर आपने पेड किया है तो माइनस कर लो, बचे हुए अमाउंट के ऊपर आप क्या दो? हमें टैक्स दे दो। बचे हुए अमाउंट पे क्या दे दो? हमें टैक्स। क्योंकि अगर मैं ये माइनस नहीं करूंगा तो सरकार के पास इस पे भी टैक्स दे दिया मैंने और ये भी टैक्स में चला गया, तो सरकार बोलती है म्युनिसिपल टैक्स अगर आप पेमेंट करते हो तो आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए था कि म्युनिसिपल टैक्स होता क्या है। क्लियर हुआ कि म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट हर किसी घर से वसूलती है और उसे म्युनिसिपल टैक्स किया जाता है। जो आपको ये सुविधाएं दी गई है, इसके बदले आपसे जो टैक्स लिया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स, उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या कर सकते हैं? हम माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहां समस्या आ जाती है, एक बंदा रह ही नहीं रहा, घर बंद पड़ा है, देख रहे हो ये घर बंद पड़ा है, अब तुम नाली साफ कर रहे हो इसके घर के आगे, बोला भाई मैं तो रहा ही नहीं, मैंने तो बेनिफिट ही नहीं लिया इसका। समझ रहे हो बात? आप क्या कर रहे हो, यहां पे पार्क वगैरह बना रहे हो इस एरिया में, तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा रहे। आपने डिस्पेंसरी ओपन कर दिया, तो अगर घर में ताला लगा हुआ है और म्युनिसिपल टैक्स आप पेड करते हो, तो उस सिचुएशन में आपको माइनस, मतलब कि इसमें से जीएवी में से माइनस नहीं करने दिया जाएगा। यह रूल बना हुआ है, हम आगे अभी धीरे धीरे देखेंगे। यानी जब आप बेनिफिट टैक्स का लोगे, आपका किराएदार, मान लो टैक्स किसको भरना है? ऑनर को या किराएदार को? ऑनर को। टैक्स किसको भरना है? ऑनर को। और म्युनिसिपल टैक्स पेड किराएदार कर रहा है। समझना बात को। ये मान लो ऑनर है, ये कौन है? ऑनर। और ऑनर का क्या है? ये है घर। और इस घर में रहते हैं कौन? टेनेंट यानी किरायादार। ये देता है इसको किराया 50,000 महीने का, यानी 6 लाख साल का। अब कई मालिक ना बहुत बेकार होते हैं, बोलते हैं भाई पानी बिल तुम भरो, बिजली बिल तुम भरो, सब कुछ तुम भरो, घर का टैक्स आए तुम भरो, हमें बस किराया दे देना, हमें कुछ मतलब नहीं है, रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो। होता है ऐसा, क्योंकि वो कुछ नहीं लेना चाहते, भाई टूट गया तो तुम ही कराओ रिपेयर, हम तो नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब म्युनिसिपल टैक्स बेचारा ये भर रहे हैं। इसका अगर मैं बताऊं जीएवी जो आया, जीएवी आया, मान लेते हैं कि 6 लाख आ गया इसका जीएवी, या मैं जीएवी आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा और डिटेल में ले जाता हूं। मान लो इसका म्युनिसिपल वैल्यू है 8 लाख, मान लो फेयर रेंट है इसका 6 लाख, मान लो स्टैंडर्ड रेंट है इसका 5 लाख। तो इसमें से जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आएगा उसे क्या रखेंगे? इन दोनों में से हायर 8 लाख, 8 में से 5 गए तो 5। एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल मैंने बोल दिया 6 लाख, तो जीएवी क्या बनेगा? थोड़ा स्पीड में किया है लेकिन आपको पता होगा, जीएवी यही बनेगा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था। अब जीएवी में से सरकार ने बोला भैया म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करते हो तो माइनस कर दो, और इसने म्युनिसिपल टैक्स 1 लाख रुपए पेमेंट किया है, तो म्युनिसिपल टैक्स भाई इसने पेमेंट किया कि किराएदार ने पेमेंट किया है? और अगर ये माइनस कर देता है 1 लाख, तो बेनिफिट किराएदार को मिला या मालिक को मिल गया? बताओ किसको मिला बेनिफिट? इनकम किसकी है? ये 6 लाख रुपए मालिक की है किराएदार की है? 6 लाख रुपए जो रेंट मिला है मालिक को, वो किसकी इनकम है? मालिक की है किराएदार की? बताओ कमेंट के अंदर, किसकी इनकम है? ऑनर की इनकम है। तो टैक्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑनर की है। तो म्युनिसिपल टैक्स भी भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर की थी, लेकिन उसने किराएदार से भरवा दिया।
तो सरकार बोलती है तूने थोड़ी अपने जेब से पैसे दिया भाई, तो तुझे म्युनिसिपल टैक्स पेड करना अलाउड नहीं करेंगे, तेरे को 6 लाख पे ही टैक्स देना होगा। लेकिन यही म्युनिसिपल टैक्स कौन भरता सर? यही म्युनिसिपल टैक्स मालिक खुद भरता अपने जेब से। तो बोलते भाई तूने टैक्स 1 लाख तो जमा कर ही दिया है, तो तेरी इनकम हम कितनी मानेंगे? हम 5 लाख। तेरी इनकम कितनी मानेंगे? 5 लाख। तो म्युनिसिपल टैक्स जीएबी में से माइनस करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट तो देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। तो आइए देखते हैं म्युनिसिपल टैक्स एमटी टैक्स नोट करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स, इसको कुछ केसेस में डिवाइड कर देते हैं। पेड बाय ऑनर, या हो सकता है पेड बाय किसके द्वारा? टेनेंट। टेनेंट टेनेंट यानी किराएदार। पेड बाय एम्प्लॉयर, टेनेंट। अगर एम्प्लॉयर पेड करता है तो नो अलाउड, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब यहां पे कंडीशन क्या क्या आएंगी? अब जब मालिक पेड करेगा तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मकान किराए पे होगा, या तो रेंट पे दे रखा होगा, या फिर रेंट पे नहीं होगा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है कि हम ही रह रहे हैं भाई घर के अंदर। जब आप रहते हो घर में तो क्या आप म्युनिसिपल टैक्स नहीं देते? देते हो, बिल्कुल देते हो। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस केस में नो डिडक्शन अलाउड। सर नो डिडक्शन का मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं कि हम माइनस नहीं करेंगे। अगर हमने पेमेंट किया है तब भी हम माइनस नहीं करेंगे, और किराएदार पेमेंट करे तब तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर रेंटेड है तो रेंटेड के केस में डिडक्शन अलाउड। लेकिन कब अलाउड होगा? इफ पेड बिफोर और ऑन 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक जितना भी पेमेंट कर देगा उतना माइनस करना अलाउड हो जाएगा। 31 मार्च तक जितना भी पेमेंट कर देगा वो पेमेंट करना क्या हो जाएगा? अलाउड। भले ही मैं अगले साल का पेमेंट कर दूं, भले ही मैं पिछले साल का पेमेंट कर दूं, भले ही मैं इस साल का पेमेंट करूं। और ये म्युनिसिपल टैक्स पेड जो होता है ना, हमेशा डिडक्शन मिलता है पेड बेसिस, पेड बेसिस। हाँ जी, फिर से एक बार इसको रिकंसाइल करते हैं। सर म्युनिसिपल टैक्स के अंदर हो सकता है कि मकान मालिक पेड करे, और हो सकता है कि कौन पेड करे? किराएदार। अगर किराएदार पेड करता है म्युनिसिपल टैक्स तो अलाउड है ही नहीं। अब मकान मालिक पेड कर रहा है तो आप देखो, मकान किराए पे दे रखा है तब पेमेंट कर रहा है, या खुद रह रहा है तब पेमेंट कर रहा है। अगर वो खुद रह रहा है तो अलाउड नहीं किया, बोला भैया तुमने सुविधा ले ली, उसके बदले पैसे दिए तुमने। अगर किराएदार रह रहा है तो भैया तुमने सुविधा नहीं ली, फिर भी तुम म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहे हो, तो तुम्हें माइनस करना अलाउड कर देंगे। लेकिन माइनस तभी आपको अलाउड करना होगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 31 मार्च उस साल के, जिस साल के लिए आप टैक्स दे रहे हो ना, उस साल के 31 मार्च से पहले, या 31 मार्च वाले दिन तक भी अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स जमा करवा दिया तो आपको माइनस करना क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? यहां तक हर बच्चों को क्लियर है? एक एग्जांपल लेने के बाद फिर मैं पूछूंगा कि क्लियर है कि नहीं है।
चलिए हमारे पास एक एग्जाम्पल आ जाता है फटाफट से, आपकी किताब के ही मैं सारा ले रहा हूं, आज आपको बुक का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 केस दी थी, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, 3 केसेस है और तीनों केसेस के हिसाब से करके दिखाना है। तो मैं आपके लिए सिंपली जब ऐसे 3 केसेस हो जाते हैं तो 3 कॉलम बना लूंगा, और होगा तो मैं अपने खुद के भी एग्जाम्पल इसके अंदर एड ऑन करता जाऊंगा। एक केस, 2 केस, अरे 3 केस, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। सबसे पहले लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, पहले का कितना है, 1,20,000। फिर कितना है भाई, आपको जो ऑफलाइन में बच्चे बैठे हैं उनको तो बोलना बोलना है, पैसे नहीं लेने बोलने के। 60,000, ताकि मुझे पता रहे आप जग रहे हो। उसके बाद क्या लिखें, फेयर रेंट, क्योंकि आपसे पहले ना ऑनलाइन वाले जवाब दे देते हैं। कितने हो गए, 60,000। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जिसको पढ़ने के लिए तो आपको ना पूरा एकदम तैयार होके आना चाहिए यहाँ। 1,50, 75 और 75। इसके बाद हम कंपेयर करके हमने एक अपने हिसाब से बना लिया था फेयर रेंट नंबर 1, ताकि हमें कंपैरिजन में आसान हो सिखाने में। तो अगला क्या रहेगा, 1,30, नहीं क्या बनेगा इसमें से, इसमें से हायर लेंगे 1,50, इसमें से 75, इसमें से, इसको कंपेयर किससे करोगे सर, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,30, 80,000 और 72,000। तो अब आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो दोनों में से लोअर, इसमें से लोअर बोलते हैं, क्योंकि कोर्ट बोल रहा है भैया 1,30 होना चाहिए और आप बोल रहे हो कि 1,50,000 होना चाहिए, तो 1,50,000 दे दो भाई, यानी सॉरी लोअर होगा तो कोर्ट के हिसाब से 1,30। यहां पे कोर्ट कहता है 80 और आप कहते हो 75, तो फिर लोअर ही होता है वैसे तो 75, वैसे लोअर का कॉन्सेप्ट याद रखना 72। अब हम लेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल, ARRR बोल देते हैं। तो रेंट पर यूनिट दे रखा है, एनम में दे रखा है, तो कितने आएंगे यहाँ पे 70,000, 12 से गुना नहीं करना क्योंकि पर एनम है, और यहाँ पे 84,000 और तीसरे में 21,000, बड़ा कम है इसका। अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे जो निकलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, GAV। अब GAV क्या होता है इन दोनों में से, क्या सिखाया बताओ इन दोनों में से, बड़े वाला हायर वैल्यू। तो 1,30 और 70 में से देखो 1,30, इसके बाद और इसके बाद, अब देखो सरकार देख रहे हो कितना चालाक है, आपने बोला 70,000 किराया है, तो सरकार ने बोला आप गलत बोल रहे हो ये दो ज्यादा। आपने बोला 84 किराया है, तो सरकार बोल रही तुम ठीक बोल रहे हो हम गलत है, 84 पे दे दो। अब आपने बोला भैया मेरे 21,000 किराया, तो बोल रहे तुम गलत हो, 72 पे दो तुम। यानी जहां ज्यादा इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा वो आएगा। अब यहां से क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्स। अभी तक मैंने जितना समझाया अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट जवाब दे दोगे आप। चलो म्युनिसिपल टैक्स देखते हैं। यहां कहता है म्युनिसिपल टैक्स 12,000 रुपए ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो हो गया है, मतलब देना है सरकार को, लेकिन दिया नहीं है। तो बताओ यहां से मैं म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस करूं, कमेंट में जवाब आना चाहिए, जितना भी बताना है आपको बताओ, गलत बताओ लेकिन बताओ कमेंट में, बताओ कितना करेंगे। कुछ जवाब आया मेरे पास 0। सर रेंट पर यूनिट रेजिडेंशियल यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, पर यूनिट। अच्छा हाँ हाँ, रेंट, 1 मिनट गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई। बच्चों ने बताया यहाँ पे देखो 2 यूनिट है, ये ध्यान नहीं दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1,40,000। इसके बाद कितने यूनिट है, एक, ये तो यही रहेगा, ये 3 यूनिट है, तभी को कितना कम कैसे आ रहा है 63। तब भी चलो आंसर पे फर्क नहीं पड़ा, बस यहाँ फर्क पड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1,40। ठीक है आपको ओके है, ओके ओके ओके, यही रहेगा। ये दोनों 84 कैसे हो गए, 84 और पहले कितना आ रहा था, 80 था ना पहले, नहीं ठीक तो है, मैं ऊपर से कंपेयर करना था ना। इसको कर देते हैं खत्म, यहाँ पे ये लाइन खींच दिया, ये कंपैरिजन करके आ गया, ठीक है।
अब बताइए फटाफट कमेंट में, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे? कमेंट में बताइए, जितने बच्चे लाइव हैं सभी बता दे फटाफट से, फटाफट से। ऑफलाइन वाले सभी बच्चे तो बोल रहे हैं सर नहीं करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे देखते हैं कितने बच्चे हैं जो कि दिमाग लगा के बताएं कि करना है कि नहीं करना है। ऋषि बोलता है सर नील। सभी बच्चे बताएं भाई, जो खाना पीना खा रहे हो भी छोड़ दो, पहले बताना है आपको। ऋषि ने 2 बार नील बोल दिया, बताओ। निधि का भी कहना है नील। हिमांशी, अभी, अर्नब, सभी बच्चों ने बताया नील। अब यहां पे 0 होगा, क्यों होगा सर 0? म्युनिसिपल टैक्स तो ड्यू हो चुका है। तो सर म्युनिसिपल टैक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप पेमेंट कर दोगे तभी आप माइनस कर सकते हो, वो भी पेमेंट कब? 31 मार्च दिवाली दिन तक कर दोगे तो मिलेगा। अगर मैं बोलूं मैंने 1 अप्रैल को पेमेंट किया तो नहीं मिलेगा भाई, वो अगले साल मिलेगा आपको। चलो दूसरे केस में आते हैं। कहता है भैया 8,000 रुपए लास्ट पिछले साल का पेड कर दिया, एंड इन दिस ईयर 9,000 फॉर करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड। कंफ्यूज कर रहा है। हमने 8,000 पिछले साल का पेड कर दिया, लेकिन इस साल का बाकी 9,000 है वो पेमेंट ही नहीं किया। इसका मतलब यही होगा ना सेंटेंस का हिंदी। तो बताओ यहां से कितना म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? कमेंट भर जाना चाहिए भाई। तो हितेश का सबसे पहले जवाब आ रहा है भैया 8,000। निखिल का भी 8,000, अभी का भी 8,000। आप बताइए सभी। अर्नब का भी 8,000, बिल्कुल सही। तो कितना माइनस करेंगे? देखो ये आप बताते हो तो पता है क्या, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका नहीं बढ़ता। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। चलो अब तीसरे का देखते हैं। कहता है भैया इसने 60,000 रुपए पेड किया है। इट इंक्लूड 54,000 पेड एडवांस फॉर नेक्स्ट 9 साल। अगले 9 साल का एक ही बार पेमेंट कर दिया है, डेट नहीं दिया। हालांकि इसमें डेट देना चाहिए था इनको कंफ्यूज करने के लिए। 60,000 का पेमेंट हुआ है, जिसमें से 54,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर रखा है अगले साल। तो कितना माइनस करे बताओ? कितना माइनस करेंगे? 60,000 पूरे माइनस करेंगे। इसको माइनस जैसे ही करोगे, यहां पे डेट नहीं है लेकिन मैंने सिखाया डेट वाला, तो इसको जैसे ही माइनस करोगे क्या जवाब आएगा सर? नेट एनुअल वैल्यू 1,40,000, 84,000, 72,000। एक कॉलम और बनाऊं, इसी के नीचे मैं केस इफ आंसर चेंज कर देता हूं। इफ, अच्छा ये वाला माइनस नहीं किया, ये माइनस नहीं किया, करो भाई माइनस जल्दी जल्दी। ये 4 गए तो कितने? 76, 66, अरे 60,000 है वो। कितने? 12,000। ठीक है, यहां तक सभी को पता चल गया कैसे निकालते हैं हम? स्टेप सभी को पता चल रहा है। अब मैं कुछ केसेस आपसे पूछ रहा हूं। मान लो यहां पे लिखा होता इफ पेड, अगर ये पेड कर देता ऑन 24-25 है ना, तो 1/4/2024 में। अगर 1 अप्रैल 2024, क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 24-25, तो 1 अप्रैल 2024 को अगर ये 12,000 रुपए पेड करता, तो मुझे सोच के बताइएगा क्या हम माइनस करते या आंसर सेम ही रहता? चलिए कमेंट में बताइए कौन कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कौन कौन बता रहा है। होल 60,000 मैंने क्वेश्चन पूछा, समझ में आया? आंसर रोहित बोल रहा है नहीं माइनस करते। निखिल कह रहा है सर सेम रहता, सेम रहता है। तो आंसर इज सेम रहता। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? 1 अप्रैल को पेमेंट किया तो भाई साहब ये है असेसमेंट ईयर, आपको टैक्स कब का निकालना है? 1 साल पीछे चले जाओ, 23-24 का, यानी 31 मार्च 2024 तक का हिसाब किताब बनाना है। पेमेंट कब कर रहे हो? 1 अप्रैल 2000, जो अगला साल चला गया वो, तो इसलिए इसको माइनस करना अलाउड नहीं होता। हां अगर ये 2023 होता तो डेफिनेटली आप माइनस कर देते। समझ में आई बात आपको? डेट वाला भी आ गया। अब पब्लिक भी ना, बड़े इनकम टैक्स वाले अपने नए 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 रूल्स निकालती रहती है, और पब्लिक भी क्या करता है
कि धीरे धीरे सरकार से बोलता रहता है कि आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे इस बार बजट आया, बजट में सबने बोला कि इस बार हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो सरकार के ऊपर दबाव बना बना के ना बहुत सारी चीजें ना बेनिफिट्स ले लेती है पब्लिक। अब इनकम टैक्स इस पे भरना है 1,40,000 पे, इसको भरना है 76 पे, इसको भरना है 12 पे। हालांकि 12,000 आपको पता है एग्जेम्प्टेड है, ये भी एग्जेम्प्टेड है। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का जो घर रेंट पे दे रखा है, रेंट से किराया आता है, मान लेते हैं कि 6 लाख। रेंट से किराया कितना आता है? 6 लाख। तो क्या ये टैक्स देगा या नहीं देगा? तो बिल्कुल देगा, टैक्स देने के लिए एलिजिबल है। लेकिन इसने अपने किराएदार को पता है क्या बोल के रखा कि मैं आपसे किराया जो ले रहा हूं ना 50,000, आप ये मान के चलो सारे खर्चे मैं दूंगा, बिजली का बिल मैं दूंगा, तुम्हें नहीं देना, पानी का बिल मैं दूंगा, तुम्हें नहीं देना, जो टूट फूट होगा मुझे बोल देना, बस एक बार आवाज लगाना, मैं सब करा दूंगा। किराएदार ने बोला ओहो मेरे बर्थडे का फंक्शन है, पेंट कराओ, मकान मालिक ने फटाफट पेंट करा दिया। इतना बढ़िया मकान मालिक है। उसने बोला नलका खराब हो गया, टैब खराब हो गया, उसने फटाफट चेंज करा दिया। उसने बोला सर लाइटिंग की थोड़ी फिटिंग खराब हो रही है, तो फटाफट लाइटिंग की फिटिंग करा दी। यानी मकान मालिक जो है वो बड़े खर्चे कर रहा है। तो पहले सरकार ने बोला कि ये तुम्हें टैक्स देना है इनकम के ऊपर, तुम्हारे जेब में 6 लाख आए लेकिन तुम कुछ खर्च भी तो रहे हो। बोला हाँ बिल्कुल खर्च कर रहे हैं, मकान के रिपेयर पे खर्च कर रहे हैं, टूट फूट पे खर्च कर रहे हैं, और भी कई सारे बीच बीच में खर्चे होते हैं जिसके ऊपर हमें खर्चे करने पड़ते हैं। तो सरकार ने बोला माइनस कर लो। जैसे ही सरकार ने बोला चलो इसको माइनस करके नेट इनकम पे टैक्स देना, अब लोगों ने क्या करा, सीधा बोला भैया मेरा तो खर्चा हो गया। अब सरकार पूछे भाई 6 कैसे खर्चा? वो सारी टैप बदलवाई, एक दीवार करवाया, फिर उसने टाइल भी लगवा दी मैंने, फिर पत्थर भी लगवा दिया मैंने, ये सारे खर्चे हो रहे हैं। और हर पर्सन हर साल ही पत्थर लगवा रहा है, हर साल ही रिपेयर करवा रहा है। अब इनकम टैक्स से बोला ऐसे नहीं चलेगा, आपको बिल देना पड़ेगा। अब बिल तो कितने फेक बनते हैं आपको भी पता है, स्कूल में तो मेडिकल भी फेक दे देते हैं, ये तो भाई सामान के बिल की बात है। तो इतने सारे बिल वो कहीं से जाते थे भाई, ले 5,000 रुपए का सारा बिल बना के दिखा देते थे। तो गवर्नमेंट ना सारे खर्चे माइनस करने देने में पागल हो गई गवर्नमेंट। कुछ तो जेन्युइन भी हो सकते थे और कुछ ऐसे होते थे जो कि फेक था। तो अगर आपको ऐसी आजादी दे दी जाए कि जो भी मकान का खर्चा हुआ वो माइनस कर लो, तो उस आजादी का आप नाजायज फायदा उठा लोगे। आप क्या करोगे भाई, जो भी खर्चा है, जो भी खर्चा है, नहीं भी है सब डाल दोगे, अरे डाल दे ये खर्चा हो गया हो गया, और अपनी इनकम को क्या कर दोगे, एग्जम्पशन लिमिट से कम लिया होगे और सरकार को टैक्स नहीं दोगे। और सरकार के पास इतने सारे तो है नहीं जॉब में जो कि हर कोई जाके चेक करेगा, अच्छा इस बार का टाइल लगा है कि पिछली बार का टाइल लगा है, अच्छा ये रिपेयर अब का है कि पिछली बार का रिपेयर है, तो वो चेक कर नहीं सकता। सरकार इस चीज से बड़ा परेशान हुई, तो मजबूरन उसको कानून लाना पड़ा। इसके लिए कानून क्या लाना पड़ा, सरकार ने बोला कि भैया हम एक कानून लेके आ रहे हैं सेक्शन 24, और 24 के अंदर बोला भैया हम लेके आ रहे हैं सेक्शन 24A, स्मॉल ए है ध्यान रखना, और ब्रैकेट में मतलब सबसेक्शन होता है, ये 24A लेके आ रहे हैं। अब भाई लोगों ने बोला भाई 24A क्या लेके आए हो बताओ, तो बोला भैया अब तुम मकान में कोई भी खर्चा करो, हम तुम्हें इन सभी चीज के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनस करने देंगे 30% फ्रॉम फ्रॉम NAV। जो भी आपका NAV होगा उसमें से सीधा सीधा माइनस कर दो 30%। अब आपका लाख खर्चा हुआ हो, 1.5 लाख खर्चा हुआ, मतलब नहीं है, जो भी NAV है उसमें से 30% माइनस कर लीजिए। एक बंदा बोलता है मेरा तो कुछ खर्च ही नहीं हुआ, बोला तू माइनस कर ले भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करना तो मेरे को दे दे पैसे, नहीं तो माइनस कर ले, मैं तेरे से एक सवाल भी नहीं पूछूंगा क्यों माइनस किया है। जिसको बोला गया नाम सभी के लिए क्या रखा गया, स्टैंडर्ड। तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। माइनस करने को ना इनकम टैक्स में डिडक्शन वर्ड से ज्यादा जाना जाता है। तो ये किसके लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, ज्यादा टैक्स वालों के लिए, किसके लिए, बोला सब कर लो भाई। तेरी इनकम 6 लाख है ना, तू खर्चे मत दिखा, 6 लाख रुपए जो तेरी इनकम है म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, हाँ भाई हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, NAV। इसमें से सीधा 30% माइनस कर दे, जो कि बनता है तेरा 1,80,000, और 4,20,000 पे तू क्या कर, मुझे टैक्स दे दे, बात खत्म कर।
तो ये 24A क्या कहता है, क्यों आया 24A? इसलिए आया कि आपके मकान में बहुत सारे साल भर के खर्चे होते हैं, उस खर्चे को सरकार ने एक फिक्स परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस करना अलाउड कर दिया, जिसको बोला गया 24A सेक्शन। यानी अब जब इनकम टैक्स निकलेगा सही मायने में, तो अब देखिए कैसे निकलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स रेंट रिसीव 50,000 per month and municipal value 4 lakh and fair rent 9 lakh। 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, खैर फेयर ही नहीं लग रहा ये तो, आपका 7 lakh। स्टैंडर्ड रेंट 5 lakh and municipal tax paid 50,000, out of which half paid by owner। Calculate taxable income for assessment year। ये क्वेश्चन बन गया आपका एक। आपको बताना है कि असेसमेंट ईयर में कितना टैक्सेबल इनकम होगा। तो शुरुआत कैसे करना है, कंप्यूटेशन ऑफ मिस्टर एक्स, नीचे लिखना है ऐसे, फॉर ए वाई कर दो, स्टैंडर्ड है ए वाई 2024 एंड 25। या तो आप हायर लोअर वाला इसी के अंदर कॉलम में कैलकुलेट कर लो, या कहीं रफ में या अपने दिमाग में भी कर सकते हो, एग्जामिनर कभी नहीं बोलता यहीं करो। तो मैं अभी फिलहाल सीख रहे हैं, अभी तो यहीं सीखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू क्या है मेरे सवाल में, म्युनिसिपल वैल्यू 4 लाख। इसको कंपेयर करना है फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है 7 लाख। अब मैं फेयर रेंट नंबर 1 नहीं लिख रहा क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कंपैरिजन में। स्टैंडर्ड रेंट कितना है 5 लाख। तो पहले हम इसमें से दिमाग में ही कैलकुलेट करो, माइंड में ही, क्योंकि फेयर रेंट नंबर 1 नाम की कोई चीज है नहीं, बस मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो इन दोनों में से क्या लेंगे हम, हायर। हायर क्या आएगा दिमाग में रखना उस बात को, 7 लाख। ठीक है, 7 लाख को कंपेयर करोगे एसआर से, एसआर किसमें से क्या देखोगे, लोअर। तो कौन बताएगा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट फटाफट कमेंट में बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा बताइए जी, एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। 5 लाख बता रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपने बता दिया 5 लाख, तो सही बताया होगा। ARRR, तो ARRR एक्चुअल रेंट जो होता है वो कितना है, 50,000 रुपए महीने का। तो पूरे साल का कितना होगा, 50,000 इंटू में 12 यानी 6 लाख। कितना हो गया पूरे साल का, 6 लाख। अब क्या आएगा हमारा, इन दोनों में से क्या चेक करेंगे, हायर। तो जिसको क्या नाम देंगे हम, जिसको, अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या आएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 6 लाख। क्या सभी बच्चे को अगर यहां तक समझ में आगे आ गया है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएं, यस या नो में जवाब दे दीजिए फटाफट। यस क्लियर। चलिए अब इसमें से हमें क्या माइनस करना होता है, दैट इज माइनस म्युनिसिपल टैक्स।
अब आप दिमाग लगा के बताइए, आज मैंने आपको सिखाया है म्युनिसिपल टैक्स कैसे होता है। बताइए कितना माइनस होगा म्युनिसिपल टैक्स? म्युनिसिपल टैक्स क्या माइनस होगा बताइए, कितना होगा? क्यों 25 क्यों? क्योंकि आधा तो किसने दे दिया? ऑनर ने, और आधा किराएदार ने। किराएदार वाला माइनस नहीं होता, तो कितना होगा माइनस? 25,000। चलो ठीक है, इसको माइनस करने के बाद रिजल्ट जो बनता है उसको बोलते हैं नेट एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएवी बोल देता हूं मैं। 25 माइनस करोगे तो 5 लाख। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे सर? 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने माइनस करना है? 30%, फ्लैट 30% दिया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप माइनस करो ना करो। आपको इसके साथ साथ मैं कुछ खर्चे भी दे दूं कि भैया उसने रिपेयर कराया है और रिपेयर में उसके खर्चा हुआ है 2 लाख रुपए, और तो ये मैंने दे दिया अलग से, इसी क्वेश्चन में अटैच कर दिया रिपेयर में 2 लाख। तो ये 2 लाख को आपको याद रखना है क्या? नहीं रखना है। इसके बदले क्या मिल रहा है आपको? 30%। तो 575 का 30% आ जाता है हमारा 172,500। माइनस करोगे ये आ जाएगा टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम तो ये बन गया हमारा 4,25,000। इस वाले इनकम पे हमें हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना होगा। यहां तक आप सभी बच्चों को बात समझ में आए? ऑनर ऑनर ने आप पेड किया है, बिल्कुल ठीक।